नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट टिश्यू यानी उत्तक के बारे में आपने पादप उत्तक के बारे में अच्छे से जान लिया है। और इसी में अगला पार्ट दे रखा है जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। आज इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में शुरू करेंगे नया टॉपिक। देखिए आज इसको खत्म करते हैं। जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू बहुकोशिकीय जंतुओं में कार्य एवं संरचना के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय यानी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हों, और जंतुओं में कार्य किस प्रकार से वो कार्य करती हैं, उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार के है, इसी के आधार पर 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक आपका उपकला उत्तक है, दूसरा संयोजी उत्तक, और तीसरा है पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो ये चारों नाम आपके ध्यान में रहने चाहिए। जंतु उत्तक के 4 प्रकार। पहला पढ़ेंगे उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। उपकला उत्तक जंतुओं के शरीर का आवरण का निर्माण करते हैं। आवरण चारों ओर का, जंतुओं के शरीर का चारों ओर का जो पार्ट है वो निर्मित किया जाता है उपकला उत्तक के द्वारा। जो एक ओर से देह है यानी शरीर तरल भाग होता है तथा दूसरी ओर वातावरण के संपर्क में रहता है। जैसे कोई भी जंतु है, ये जंतु है तो एक पार्ट तो ये अंदर वाला हो गया और एक पार्ट है बाहर की जो स्किन है, उसकी त्वचा है, वो पार्ट हो गया। तो तरल वाला भाग तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ है जो वातावरण के संपर्क में रहता है। उपकला उत्तक सरल उपकला व संयुक्त उपकला प्रकार का होता है। एक तो सरल और दूसरा संयुक्त, जिनमें जुड़ाव देखने को मिलता है। सरल उपकला एक स्तर का बना होता है और यह देह गुहा वाहिनियों का स्तर बनाता है। देह गुहा, जैसे ये देह है, आपकी शरीर है, और इसके अंदर जो ये नलिका रूपी संरचना बनी हुई है, इसी को कहते हैं गुहा, अंदर का पार्ट। सरल उपकला कोशिकाओं के रूपांतरण के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। 2 पार्ट की बात की, एक सरल उपकला और एक संयुक्त उपकला। सरल उपकला की बात की जाए तो इसमें कोशिकाओं के अलग अलग रूप हैं, रूपांतरण अलग अलग रूप हैं, उन्हीं के आधार पर अलग अलग प्रकार के इनमें होते हैं सरल उपकला उत्तक आपके। चपटी कोशिकाओं वाला सल्की उपकला, घन के आकार की कोशिकाओं वाला घनाकार उपकला, लंबी व पतली कोशिकाओं वाला स्तंभाकार उपकला। तो ये इनके रूप के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जैसी कोशिका होगी, जैसा उसका रूप होगा, उसी आधार पर उसको नाम दे दिया जाएगा। लेकिन संयुक्त उपकला या 2 या अधिक स्तरों का बना होता है। संयुक्त संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? कनेक्टिव, यानी जुड़ाव। वह उपकला जिसमें 2 या अधिक स्तर होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त उपकला। जंतुओं की त्वचा एक संयुक्त उपकला है जिसमें बहुत सारे जुड़ावे देखने को मिलते हैं। किसकी त्वचा? जंतुओं की त्वचा। और ये जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं उन्हीं कोशिकाओं के भाग दिखा रखे हैं। जिसमें घन के आकार की कोशिका है उसको घनाकार कोशिका, ये इस प्रकार की जो आकृति लिए हुए है, सल्की चपटी, इसको बोलते हैं सल्की कोशिका। और एक स्तंभाकार है, देखिए ये स्तंभ बने हुए हैं इस प्रकार से, तो इसको स्तंभाकार कोशिका। दूसरा आपका पार्ट है उपकला के बाद में संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर के अन्य उत्तकों व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला उत्तक है, इसलिए इसको कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में कोमल उत्तक, उपास्थि, अस्थि, वस्य उत्तक व रक्त सम्मिलित होते हैं। आपका जो रक्त वाला पार्ट है इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो संयोजी उत्तक का उदाहरण कई बार पूछ लिया जाता है, तो ब्लड को ध्यान में रखें। यह आपकी मास्ट कोशिका है। मास्ट कोशिका किसको कहते हैं? जिसमें भक्षाणु होते हैं, भक्षण करते हैं, यानी शरीर में ये मौजूद हैं कोशिकाएं, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको खा जाते हैं।
तंतु फिलामेंट हैं, कोलेजन रेसे हैं। तो ये आपके मास्ट कोशिका। लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, पट्टिकणु हैं। ये ब्लड के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ब्लड के। आपकी जैसे ब्लड है, तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी का मतलब जिसमें जुड़ाव हो, और उत्तक का पता ही है तरल। तरल का मतलब जिसमें बहने का गुण हो। क्या हो? जिसमें बहने का गुण हो, बहता हो तरल रूप में। और ब्लड ये प्रकार हैं आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, कोशिकाएं। और एक श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और ये पट्टिकणु हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जिनको कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा डेंगू की बीमारी हो जाती है कि इसकी प्लेटलेट गड़बड़ा गई हैं, गिर गई हैं, तो वो होते हैं आपके पट्टिकणु। अब आगे देखिए, इसमें जितना आप मुश्किल समझते हैं टॉपिकों को, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आराम से इनको समझें। रक्त को छोड़ करके सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है। रक्त को छोड़ दीजिए, जो संयोजी उत्तक है जिसमें पाए जाते हैं, उसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो संरचनात्मक प्रोटीन, एक इस प्रकार की प्रोटीन स्रावित करती हैं जिसे क्या कहते हैं? कोलेजन तंतु कहते हैं, कोलेजन फाइबर। और ये कोलेजन तंतु उत्तक को क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं, प्रत्यास्थता यानी टिका रहने वाला, जिसमें तनन सामर्थ्य हो, और लचीलापन प्रदान करते हैं। कोशिका पॉलीसेकेराइड्स भी स्रावित करती है। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जो कोशिका व तंतु के बीच में अधात्री का कार्य करता है। अधात्री एक तरल रूप में ही रहता है पदार्थ, उसके बीच में रेसे बोल सकते हैं। किसके बीच में? कोशिका और तंतु के बीच में। उपास्थि मनुष्य में नाक की नोक के बाह्यकरण संधियों आदि में पाई जाती है। उपास्थि एक तो नाक की नोक में, और एक बाह्यकरण यानी कान है आपके बाहर वाला जो पार्ट है, इसकी संधियों में। संधियों का मतलब होता है जुड़ाव, जहां पर जोड़ देखने को मिले वहां पर पाई जाती हैं आपके उपास्थि। अस्थि हैं, वो अस्थि का मतलब हड्डियां, खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है जिनमें खनिज पाए जाते हैं, खनिज लवण, और ठोस होती हैं। हड्डियां कैसी होती हैं? ठोस। तो इनमें भी संयोजी उत्तक देखने को मिलता है। यह शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा उत्तकों को सहारा व सुरक्षा देती हैं। कौन? यही अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक। कोमल अंगों की जो संरचना है, उसको ढांचा, उसका जो ढांचा है वो बनाती हैं। अब जैसे हड्डियां ही नहीं है शरीर में, तो फिर शरीर किस प्रकार से टिका रहेगा? हड्डियां होनी बहुत जरूरी हैं, वो उत्तकों को सहारा प्रदान करती हैं और सुरक्षा भी देती हैं। आगे देखिए, इसमें वसा उत्तक एक शिथिल संयोजी उत्तक है जो त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में वसा का संग्रहण होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं व बिंबाणु पाए जाते हैं। रक्त शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। देखिए, वसा जो फैट होता है आपका, वो उत्तक एक शिथिल संयोजी उत्तक है। कैसा? शिथिलता जिसमें देखने को मिले। और आपकी त्वचा है, स्किन है, उसके नीचे स्थित होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में वसा का संग्रहण होता है, कलेक्शन। जितनी भी फैट होती है वो इसी त्वचा के नीचे आपके रहती है। किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि यार ये तो बड़ा मोटा है, इसके तो चर्बी बहुत सारी है, तो वो क्या होती है? फैट होती है सारी, और वो स्किन के नीचे होती है। रक्त आपका एक तरल संयोजी उत्तक है, ये आपको बता ही दिया गया है, जिसमें बहने का गुण हो, और अनेक प्रकार के सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, संयोजी, कनेक्टिव। इसमें आपकी प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है, बिंबाणु या प्लेटलेट हैं, वो पाए जाते हैं। किसमें? रक्त में। और रक्त है शरीर में विभिन्न पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ शरीर में पाए जाते हैं। उनके जो ट्रांसपोर्ट का कार्य है, उनको लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त ही करता है।
अब देखिए तीसरा जंतु ऊतक में पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक लंबे होते हैं, बेलनाकार और तंतुओं से बने हुए हैं। तंतु फाइबर जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है, जिसको कहते हैं पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल। ये ध्यान में रखें कि पेशी ऊतक हैं वो लंबे और बेलनाकार, लंबे और बेलनाकार तंतुओं से बने होते हैं, एक दूसरे के समानांतर, और प्रत्येक तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है। प्रत्येक तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, इसको कहते हैं पेशी तंतु। समस्त पेशी तंतु उद्दीपन के कारण समन्वित रूप से संकुचित होते हैं तथा पुनः असंकुचित हो जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया द्वारा शरीर व उसके अंग वातावरण के उद्दीपन के फलस्वरूप गति करके अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन का मतलब मान लीजिए जैसे ही किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ छुआ तो उस समय संकुचन की क्रिया होती है, अचानक से होने वाली क्रियाएं, या कोई बाहर से जैसे आवाज सुनी, तेज आवाज, वो मिला उद्दीपन, और उसके कारण शरीर में एकाएक अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को जो ये तंतु हैं ये क्या करते हैं, लाने ले जाने का कार्य करते हैं, मस्तिष्क तक उनको पहुंचाते हैं। तो इनमें देखने को मिलता है संकुचन और असंकुचन। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं आपके, एक कंकाल पेशी, एक चिकनी पेशी और एक हृदय पेशी। देखिए ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये कंकाल यानी रेखीय पेशी पेशी और चिकनी पेशी हृदय पेशी। पेशी ऊतक को पढ़ते हैं आप। सबसे पहले इसमें कंकाल पेशी, स्केलेटल मस्कल। ये पेशियां मुख्य रूप से कंकाल की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इस पेशी में धारियों की उपस्थिति के कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी की क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये पेशी गमन व शरीर के अंग का संचालन में सहायक होती हैं, चलने में और शरीर के अंगों का संचालन, उसको अच्छे से संचालन करने में। कौन सी? कंकाल पेशियां। दूसरी आपकी चिकनी पेशी है, स्मूथ मस्कल। ये पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल है, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति है, उसमें स्थित होती हैं। आहार नाल आपकी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। एक है जनन मार्ग, वो मार्ग जिससे जो बच्चे पैदा करने की क्रिया है वो पूर्ण की जाती है, नई संतति का उत्पन्न या उत्पादन किया जाता है। शिशन वाला मार्ग है आपका, या योनि भाग है लड़कियों की बात की जाए तो। इसमें धारियों की अनुपस्थिति के कारण इसे अरेखित पेशी कहते हैं। धारियां होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, जिसके कारण कहते हैं अरेखित, और जिसमें रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं इस प्रकार से, उसको कहते हैं रेखित पेशी। तो चिकनी पेशी में कैसी होती हैं? अरेखित पेशी, तथा तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक जैसे आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल। जब साथियों मुख में आपने भोजन को डाल दिया है तो आपका काम इतना ही है कि भोजन को मुख में डाल दिया जाए। जो ही वह आपकी नाल में, मुख गुहा में अंदर की तरफ चला जाता है, यानी आहार नाल के संपर्क में आ जाता है, तो आपका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो भी करना है वो करेगी आहार नाल, यानी आपकी इच्छा उस समय नहीं चलती है इसमें। तो इसलिए कहते हैं अनैच्छिक पेशी इसको। आहार नाल को क्या करना है, उस खाने को उल्टी के रूप में वापस त्यागना है या उसका पाचन करना है, ये निर्भर करेगा आहार नाल पर। तो इसलिए इसको कहते हैं अनैच्छिक पेशी। और ये चिकनी भी होती हैं, अंदर से स्मूथ होती हैं। जनन मार्ग है वो भी स्मूथ होता है आपका। तीसरा देखिए हृदय पेशी। हृदय आपका कार्डियक मस्कल, हार्ट वाला भाग, यह हृदय की पेशी है। धारियों की उपस्थिति के कारण ये भी कैसी होती हैं? रेखित, परंतु तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण
ये भी कैसी है? अनैच्छिक पेशी है। अब हृदय को कैसे धड़कना है, किस प्रकार से एक्टिविटीज करनी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। वो धड़कता है, जिस प्रकार से धड़केगा वो धड़केगा। अगर आप दौड़ते हैं तो तेज गति से धड़केगा, आप उसको उस समय कम नहीं कर सकते। अगर आप विरामावस्था में हैं तो कम गति उसमें देखने को मिलेगी। तो इसको भी क्या कहेंगे? अनैच्छिक। ये आपके बस की बात नहीं रहती है इसमें। चौथा पॉइंट है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक है, उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए। उद्दीपन वही है, जैसे गर्म वस्तु को छुआ, जोर की आपको आवाज मिली, और उसके बाद में आपके शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन्हीं के नियंत्रण के लिए। ये थोड़ा सा डायग्राम आप देखेंगे, तंत्रिका उत्तक का है ये। देखिए तंत्रिका कोशिका आपकी, ये जो इस प्रकार के ऊपर की तरफ सींग से दिख रहे हैं, दुर्मासम बोलते हैं इनको। ये कोशिका काय है ये पार्ट, और इसके मध्य में केंद्रक है। जो ये रेखित पेशियां जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से, इनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और एक पार्ट की बात की जाए इसके, तो इसको बोलते हैं माइलिन आवरण। अब देखिए आगे, इसमें अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा? आपका तंत्रिका उत्तक, कनेक्ट नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका उद्दीपन को ग्रहण करती है तथा इसका संचरण करती है। उद्दीपन को ग्रहण किया, जैसे ही आपने गर्म वस्तु पर हाथ रखा, ये उद्दीपन क्या हुआ? ग्रहण हुआ। और ग्रहण करने के बाद में इसका क्या करेगी? संचरण। यानी ये जो संकेत इसको मिले हैं तंत्रिका उत्तक को, उनको पहुंचाएगी मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क जो दिमाग है आपका, वहां तक संकेत पहुंचा, उसके बाद में मस्तिष्क को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। गर्म वस्तु है तो तुरंत वापस प्रभाव से, उसी प्रभाव से वापस संकेत भेजता है इस हाथ को, जिस हाथ से आपने उस वस्तु को छुआ है। और वो संकेत वापस जाएंगे तो मस्तिष्क ने भेजा कि यहाँ से तुरंत प्रभाव से इसको हाथ को हटाइए, तो उसी वक्त आप उसको हटा लेते हैं। ये क्रियाएं होती हैं अचानक से। जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई ट्रक इधर से गुजर रहा है, आप बैठे यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और अचानक से आपके घर के पास से ये ट्रक निकला। निकलते ही इसका टायर फट गया मित्रों। क्या फट गया? टायर फट गया। जोर से धड़ाम की आवाज आपके कानों तक पहुंची, और आपका मुख खुला का खुला रह गया। तो ये क्रियाएं होती हैं अचानक से। तंत्रिका कोशिका, कोशिका काय, दुर्मासम तथा तंत्रिकाक्ष से मिलकर बनती हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। तंत्रिका कोशिका में उद्दीपन विद्युत व रासायनिक संकेतों के रूप में संचरित होते हैं, और उनको बोलते हैं आवेग, इंपल्स। इसमें और पार्ट थोड़ा सा दे रखा है, अंग व तंत्रों की संरचना। हालांकि ये पार्ट आपके है नहीं इतना, तो थोड़ा सा इसके नाम देख लीजिए आप। बाकी जंतु और पादप उत्तक हैं, उन्हीं में से आप के क्वेश्चन आएगा। अंग व तंत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम। इस अध्याय में प्यारे मित्रों, हमने अब तक विभिन्न प्रकार के उत्तकों, उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया। अब हम पादप व जंतुओं के विभिन्न अंगों या भागों में पाए जाने वाले उत्तकों व तंत्रों की रचना, उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। रचना व स्थिति के आधार पर पादपों में उत्तक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। किसमें? पादपों में। पहला बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, एक है आपका भरण उत्तक तंत्र, और एक है संवहनी उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र किसको बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पादपों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य जो त्वचा है, कोशिकाएं, रंध्र व रोम आते हैं। रंध्र बोलते हैं स्टोमेटा, छिद्रों को, और रोम बोलते हैं छोटे छोटे, आपने पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं उन पर देखे होंगे, छोटे छोटे बाल से दिखाई देते हैं, वो रोम है। बाह्य त्वची, ये जो बाह्य त्वचा है, ये सारे पार्ट बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन टहनियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र, उनको बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा।
बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इसकी कोशिकाएं मर्दूतक की बनी होती हैं। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत पाई जाती है, जिसको कहते हैं क्यूटिकल। पादपों की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय कार्य करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। जड़ों पर पाए जाने वाले रोम मूल रोम कहलाते हैं। मूल का मतलब भी क्या होता है? जड़। और उन पर जो बाल पाए जाते हैं उनको कहते हैं मूल रोम। ये एक कोशिकीय होते हैं। तने पर पाए जाने वाले रोम त्वचा रोम कहलाते हैं। ये होते हैं आपके बहुकोशिकीय। तो ध्यान में रखें, जड़ों पर पाए जाते हैं वो तो एक कोशिकीय होते हैं, इनको कहते हैं मूल रोम। और जो तने पर पाए जाते हैं उनको कहते हैं त्वचा रोम, ये बहुकोशिकीय। मूल रोम यानी जो जड़ में पाए जाते हैं बाल, वो जल व खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं तथा त्वचा रोम स्त्रावी होते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। इसके बाद में भरण उत्तक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बाह्य त्वचा, बाहर की त्वचा तथा संवहन बंडल के बीच का उत्तक भरण उत्तक कहलाता है। भरण उत्तक में आपके मर्दूतक, स्थूल कोण उत्तक व दृढ़ोतक पाए जाते हैं। तीसरा है संवहनी उत्तक तंत्र। संवहनी उत्तक तंत्र में जाइलम, फ्लोएम ये दोनों पाए जाते हैं और दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, जो पादप में विभिन्न कार्य जैसे जल है, खनिज लवण है, खाद्य पदार्थ हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जंतुओं में भी पादपों के समान उत्तक आपस में मिलकर उत्तक तंत्र, अंग अंग तंत्र की रचना करते हैं। और जंतुओं में उत्तकों के मिलने से तंत्रिका तंत्र, उपकला तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र आदि बनाते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये आपका संवहनी उत्तक तंत्र है। और ये चैप्टर इन्हीं बातों के साथ में आज पूरा होता है। नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक लाइन को पढ़ते हुए छोटी छोटी बातों को आपको बताया गया है। और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर एक वीडियो 1 से 2 घंटे का बनेगा, एक पार्ट ही। जितना हो सके मोटा मोटी तौर पर आपको बताया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, कभी कभी कर सकते हैं ऐसा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय